नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश में एक अजीब तरह का राजनीतिक मौसम चल रहा है। इससे पहले ऐसा मौसम कभी देखने को नहीं मिला। ये मौसम है पुराने घोंसलों को तोड़ने और नए घोंसले बनाने का। और मैं ये बात कह रहा हूं राजनीतिक संदर्भ में, यानी पार्टियां छोड़ने, नए गुट और किसी नई पार्टी में शामिल होने का। इसकी शुरुआत हुई है 4 मई के नतीजों के बाद से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके नतीजे आए। तब से 2 राज्यों, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दोनों में जो कुछ हो रहा है और उसका असर बाकी राज्यों पर जो पड़ रहा है, बाकी राज्यों की राजनीति पर पड़ रहा है, वो दूसरे दलों की राजनीति पर, दूसरे नेताओं की राजनीति पर पड़ रहा है। वो इस तरह का दृश्य है जो इससे पहले दल बदल पहले भी होता रहा है। ऐसा दल बदल होना कोई अनहोनी बात नहीं है, न पहली बार हो रहा है न आखिरी बार हो रहा है। दल बदल का सिलसिला बड़े पैमाने पर 60 के दशक से, लेट 60s से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। इसके खिलाफ कानून भी बना, 2 बार कानून बनाए गए। एक बार कानून बना 1985 में, राजीव गांधी की सरकार ने बनाया। फिर 2002-3 में बनाया अटल जी की सरकार ने, उसमें संशोधन किया दल बदल को और कठिन बनाने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। इन कानूनों के कारण दल बदल रुका नहीं। ममता बनर्जी की हार के बाद उनके विधायक, 59 विधायक, 59, 80 में से 59 ने अलग दल बनाया, अपना नेता चुना ऋतव्रत बनर्जी को, और विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दे दिया कि ये हमारे नेता है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी लेजिस्लेचर पार्टी टूट गई। ममता बनर्जी अपने विधायकों की बैठक बुला रही हैं, सांसदों की बैठक बुला रही हैं, कोई जा नहीं रहा है, उनका फोन कोई उठा नहीं रहा है। कल दिल्ली में बैठक थी इंडिया अलायंस की, 23 पार्टियां आई, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी भी आए थे। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी से मिलने उनके सांसद नहीं गए। जो आसपास के 4-5 लोग जो उनके जो है बहुत वफादार माने जाते हैं, उनमें एक हैं डेरेक ओब्रायन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान एक वीडियो जारी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी नहीं कहा, उन्होंने कहा नरेंद्र, तुम्हें चुनौती देता हूं, स्वीकार करोगे? 4 मई के बाद जब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो क्या इस्तीफा दोगे? उन डेरेक ओब्रायन से पूछा जाना चाहिए कि उनकी उस चुनौती का क्या हुआ। इस्तीफा कहां हो रहा है ये सबको दिखाई दे रहा है। डेरेक ओब्रायन जिस पार्टी में है वो पार्टी का अस्तित्व बचेगा कि नहीं अगले चुनाव तक, ये कहना भी मुश्किल है। कम से कम संसदीय दल और विधायक दल का अस्तित्व तो धीरे धीरे समाप्त हो ही रहा है। तो पश्चिम बंगाल में यह चल रहा है। पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस एक चुनाव हारने के बाद, सत्ता में 15 साल रहने के बाद एक चुनाव हारने पर यह हाल हो गया। क्यों हाल हो गया है? उन्हीं के एक नेता के मुताबिक कि पूछा गया कि क्यों छोड़ रहे हैं लोग पार्टी, तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि चुनाव हार गए, इसलिए भी नहीं छोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। पूरे प्रदेश में जो जनमानस जिस तरह का है, जिस तरह से जनता का मूड है, उसे देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के विधायकों, सांसदों को यह बात समझ में आ रही है कि अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, खासतौर से अभिषेक बनर्जी के साथ रहते हुए वो राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति तो छोड़िए, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सकते। ये स्थिति हो गई है। तो एक डर जो 15 साल से पश्चिम बंगाल के आम लोगों के मन में था, अब तृणमूल कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के मन में है। वो डर सत्ता का, सत्तारूढ़ दल का और सत्तारूढ़ दल की गुंडागर्दी का था। ये डर जो है वो आम जनता की नाराजगी और उसके असंतोष का है कि वो उसने घोषणा कर दी कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस की कहानी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन तमिलनाडु में देखिए क्या हुआ। तमिलनाडु में एक नई पार्टी आई, टीवी के एक्टर जोसेफ विजय की,
वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। पिछले 6 दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई द्रविड़ पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनी। तमिलनाडु की राजनीति 1967 से लगातार गठबंधन पर चलती रही है। यह गठबंधन 2 द्रविड़ पार्टियों के नेतृत्व में था, एक अन्ना द्रमुक, एक द्रमुक, और इन्हीं 2 में से किसी एक गठबंधन को जीत मिलती थी, उसकी सरकार बनती थी। अब 2026 में क्या बदला है? पहली बात तो ये कि कोई द्रविड़ पार्टी सत्ता में नहीं है, दोनों द्रविड़ पार्टियां हार गई। दूसरी बात यह हुई कि ये दोनों द्रविड़ पार्टियां जब से सत्ता में आने लगी हैं 1967 के चुनाव से, तब से अपने सहयोगी दलों को कभी सत्ता में शामिल नहीं करती, उसमें सत्ता में भागीदारी नहीं देती। विजय ने पहली बार ये किया है, वो अलग कारण है कि उनके पास बहुमत नहीं है, शायद इसलिए किया है। बहुमत होता तब भी वो करते, ये देखने की बात होगी। लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टियों को जिनका सहयोग लिया उनको सरकार में शामिल किया। 2 पार्टियां अभी तक नहीं हुई थी, वो उनके लिए 2 जगह खाली रखी है। उसमें से एक है IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और दूसरी है VCK। इन दोनों को एक तरह से संदेश है कि भाई अगर साथ रहना है तो सत्ता में आओ, सत्ता में आ जाओगे तो तुम्हारा जो स्टेक हो जाएगा, फिर जो है हमारी सरकार ज़्यादा स्थिर हो जाएगी। लेकिन विजय ने और बड़ा खेल खेला। विजय ने अन्ना द्रमुक के बागी नेताओं SP वेलुमणि और CV षणमुगम, इन दोनों से बात की, इनके घर गए और न्योता दिया कि साथ आइए, समर्थन करिए, सरकार में शामिल होइए। दोनों ने अपनी पार्टी से बगावत की। बहाना क्या बनाया? कहा कि E पलनीस्वामी जो उनके नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी है अन्ना द्रमुक के, वो DMK से हाथ मिलाने को तैयार थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और हम DMK के साथ किसी हालत में नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने TVK को चुना। 47 विधायक हैं अन्ना द्रमुक के जो जीत कर आए हैं, उनमें से 25 ने विजय की पार्टी को वोट दिया विधानसभा में। अब E पलनीस्वामी चाहें तो उनकी सदस्यता खत्म करा सकते हैं, लेकिन विजय ने क्या किया? पहला काम तो यह किया कि अन्ना द्रमुक में मतभेद पैदा कर दिए, पार्टी में एक तरह से टूट जैसी स्थिति पैदा कर दी, और विधानसभा में तो टूट हो भी गई। और उसके बाद जिनको वादा किया था उनको सत्ता में नहीं लिया। तो एक तरफ जो सहयोगी दल है 2-2 MLAs के, उनको संदेश दिया कि हमारे पास ऑप्शन है। दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति में संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक शक्ति के रूप में केवल DMK नहीं है, हम भी हैं। तो अन्ना द्रमुक जिसका गठबंधन था बीजेपी से, उसको सरकार में शामिल करने से मना कर दिया। सिर्फ 2 सीटें बची हैं मंत्रिमंडल में, और वो दोनों सीटें इन 2 पार्टियों के लिए रिजर्व हैं। तो अन्ना द्रमुक के किसी बागी के लिए मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं है। तो अन्ना द्रमुक के जो बागी थे, अब उनके सामने एक ही विकल्प बचा है कि लौट कर जाएं अपनी पार्टी में और E पलनीस्वामी से माफी मांगे। तो विजय ने पूरी तमिलनाडु की राजनीति का समीकरण बदल दिया है। एक, द्रविड़ पार्टियों को सत्ता से बाहर कर दिया है और उनको डिस्क्रेडिट भी कर दिया है, अगर उनके पास कुछ क्रेडिट बचा हुआ था। दूसरा, अपने को राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से और तमिलनाडु की राजनीति की दृष्टि से भी भाजपा विरोधी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया। कांग्रेस का साथ इसलिए भी जरूरी था, वरना बहुमत साबित न कर पाते। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का समर्थन लेने और उसको सरकार में शामिल करने के बाद भी वो इंडी अलायंस की बैठक में नहीं गए। कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि उन्हीं दलों को बुलाया गया था जिनके MP है। अब आप विपक्षी दलों का गठबंधन कर रहे हैं, कोई लोकसभा चुनाव की सूची घोषित करने नहीं जा रहे हैं। तो विजय ने इसका मतलब है साफ मना कर दिया कि वो इंडी गठबंधन में नहीं शामिल होंगे, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो धड़ेबंदी है वो किसी एक धड़े की तरफ अभी जाने को तैयार नहीं है। भविष्य में क्या होगा पता नहीं। पश्चिम बंगाल की फिर से बात करें तो बड़े बड़े नेता फिरहाद हकीम वो बागी हो गए, ऐसी खबर आ रही है। वो कल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी से मिले हैं और उनसे लंबी बातचीत की है। अब इसका अर्थ आप खुद लगा सकते हैं। जो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे सुखेंदु शेखर, उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है, बगावत का झंडा उठा लिया है। काकोली घोष दस्तीदार जो संस्थापक सदस्य थी तृणमूल कांग्रेस की,
वो अब लोकसभा में जो बागी गुट है उसकी नेता हो गई। अभी तक नेता लोकसभा में अभिषेक बनर्जी थे, उनको उस पद से हटा दिया गया है। अभी ये शुरुआत है, ये पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आप जो देख रहे हैं, ये सिलसिला दूसरे राज्यों में भी चलने वाला है। वैसे तो ये सिलसिला जो है महाराष्ट्र में देख चुके हैं हम। जब आप लोगों से कटकर परिवारोन्मुखी हो जाते हैं, परिवार आपके लिए प्राथमिकता हो जाता है, तो आपकी राजनीतिक जमीन खिसक जाती है। ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा सबक है। भतीजे के मोह ने उनको डुबो दिया। ऐसा नहीं है कि वो अगर भतीजे का मोह नहीं होता तो 2026 का चुनाव जीत जाती, हार तो तब भी जाती। तृणमूल कांग्रेस की ऐसी ही हार होती, लेकिन जनता के मन में जो नफरत, जो घृणा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के प्रति पैदा हो गई है, वो शायद न होती या कम होती। तो उनके लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ रहें तो रोज बाहर निकलने पर जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में वो रास्ता तलाश रहे हैं जिससे वो कम से कम शांतिपूर्ण माहौल में अपनी राजनीति कर सके। और फिर कह रहा हूं कि ये सिलसिला इन्हीं 2 राज्यों तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आपको चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ये सिलसिला दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगा, खासतौर से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। इन 2 राज्यों में दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में दूसरी तस्वीर नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में नीचे के स्तर पर बिखराव नजर आएगा। नेता नहीं छोड़ने वाले अभी, या जो मुस्लिम यादव वोट के कारण जीत कर आते हैं, चाहे विधायक हों या सांसद हों। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे का असर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर होगा। अभी जो तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के साथ हो रहा है, मार्च 1927 के बाद वही समाजवादी पार्टी संसदीय दल के साथ होगा। केवल थोड़े समय के लिए, कुछ महीने के लिए इंतजार करने की जरूरत है। देश की राजनीति बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर बदल रही है। नए ध्रुवीकरण हो रहे हैं और ये ध्रुवीकरण ये बता रहा है कि जो पार्टी, जो नेता जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके लिए अब भविष्य में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। ये बंद कमरों में, एसी दफ्तरों में बैठकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इससे राजनीति नहीं चलने वाली है। जनता को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। जनता को जिन बातों से मतलब होता है, अगर आप उसके साथ नहीं खड़े हैं तो वो आपका साथ देने को तैयार नहीं है। तो ये जो मौसम नया शुरू हुआ है, पुराने घोंसले तोड़कर नए घोंसले बनाने का, ये सिलसिला अभी और तेज होने वाला है। और मेरा मानना है कि 2027 में जो 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद इसमें बहुत तेजी से बदलाव आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।